सुस्वागतम एवं शुभ प्रभात बच्चों। आज मैं हिंदी शिक्षक विनय कुमार सिन्हा 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए हिंदी की कक्षा में उपस्थित हूँ और आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है शब्द व पद। आज हम पढ़ेंगे शब्द और पद के बारे में। सबसे पहले शब्द के बारे में जानें। शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है, अर्थवान इकाई है। कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द की उत्पत्ति होती है। सार्थक का अर्थ होता है अर्थवान, जिसका कुछ अर्थ हो। ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। और पद, जब इन्हीं शब्दों को पद में हम परिवर्तित करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त होता है यह शब्द, तब यह पद बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको हम बतलाएं कि कमल एक शब्द है, किंतु जब कमल शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तब वह पद बन जाता है। जैसे यह लाल कमल है, इस वाक्य में कमल पद बन गया है। स्पष्ट है कि शब्द और पद में अंतर होता है। जब तक शब्द कोश में रहते हैं तब तक वे शब्द कहलाते हैं, किंतु जब वे वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। बच्चों, पद के 5 भेद क्रमशः बतलाए गए हैं। सबसे पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया और अव्यय। ये 5 प्रकार के पद होते हैं। संज्ञा, इन सबों के बारे में यद्यपि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अपने पूर्व की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं संक्षेप में कुछ बतलाता चलूं। जैसे संज्ञा एक नाम है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के क्रमशः 5 भेद बतलाए गए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और 5वां भाववाचक। आप इन सबों के बारे में पहले से जान चुके हैं। फिर भी यदि कहीं कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा है सर्वनाम, पद का दूसरा भेद। सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, राम किताब पढ़ता है, वह एक विद्यार्थी है। यहाँ वह शब्द सर्वनाम है, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। इस तरह सर्वनाम के कुल 6 भेद बतलाए गए हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के पुनः 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता होता है, जैसे मैं, हम लोग आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में श्रोता आते हैं। यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मध्यम पुरुष में होंगे। आप, तुम आदि मध्यम पुरुष के सर्वनाम हैं। और तीसरा उत्तम पुरुष का भेद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वे आते हैं जिनके विषय में, जिनके संबंध में, जिनके बारे में हम बातें कर रहे हों। इसके उदाहरण हैं वह, वे लोग आदि। इस तरह दूसरा भेद हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम का, ये दोनों। फिर दूसरा है
निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो। उदाहरण के लिए, यह एक कलम है। यह कलम एक निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है यह के द्वारा। यह सर्वनाम यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी अनिश्चित वस्तु का ज्ञान हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहाँ कोई सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराता है, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और भी उदाहरण है, जैसे चाय में कुछ पड़ा है। कुछ को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के काम में आए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन आदि। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहते हैं जो संबंध बतलाने का काम करता हो, जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहाँ पर जैसा वैसा ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ ही होता है अपनापन, जो अपना का बोध कराए। मैं स्वयं विद्यार्थी हूँ, तुम खुद पढ़ोगे, ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद विशेषण आता है। विशेषण वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यह लाल गुलाब है। यहाँ लाल शब्द विशेषण है क्योंकि यह गुलाब की विशेषता बता रहा है। गुलाब को विशेष्य कहेंगे। विशेष्य की परिभाषा है कि वह संज्ञा या सर्वनाम पद जिसका विशेषता बताया जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य के बाद फिर आता है क्रिया। क्रिया वह शब्द है जो किसी काम के करने या होने का बोध कराए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है को क्रिया कहेंगे। और क्रिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के बारे में हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता न हो वैसी क्रिया को, उस वाक्य की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वे लोग हंसते हैं, यहाँ हंसते हैं क्रिया अकर्मक क्रिया है। तुम रोते हो, यहाँ रोते हैं क्रिया को अकर्मक क्रिया कहेंगे। और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका फल वाक्य में कर्म पर पड़ता हो। राम किताब पढ़ता है, इसमें पढ़ता है क्रिया का फल किताब कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किताब पढ़ता है, इसमें पढ़ता है क्रिया सकर्मक क्रिया है। पुनः सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। किसी किसी वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म होते हैं, किंतु कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जिनमें दो दो कर्म होते हैं। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में एक ही कर्म है किताब, इसलिए हम कहेंगे कि इस वाक्य की क्रिया एक कर्मक क्रिया है। और द्विकर्मक का भी उदाहरण, जैसे मैंने तुम्हें पुस्तक दी, इसमें दी क्रिया के लिए दो दो कर्म हैं।
तुम्हें और पुस्तक। याद रखिए बच्चों, दो कर्म अगर हों उसमें एक व्यक्ति सूचक होगा और दूसरा वस्तु सूचक होगा। व्यक्ति सूचक कर्म जो होता है वह गौण कर्म कहलाता है और वस्तु सूचक कर्म मुख्य कर्म कहलाता है। इस तरह आपने क्रिया के बारे में भी समझा। और फिर इसके बाद अव्यय। अव्यय वह शब्द है जिसके लिंग, वचन, काल आदि बदल देने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी जिसमें विकार ना आए, बदलाव ना आए, उसके लिंग, वचन, काल आदि बदलने पर उसमें बदलाव नहीं आता। उदाहरण के लिए एक शब्द है धीरे धीरे, ये अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द। इसे देखते हैं वाक्य में प्रयोग करके और इसके लिंग, वचन आदि बदल करके। उदाहरण के लिए, लड़का किताब पढ़ता है। लड़का किताब धीरे धीरे पढ़ता है, ये एक वाक्य है जिसमें धीरे धीरे अव्यय का प्रयोग किया गया है। यह एक पुल्लिंग वाक्य है। अब हम इसे स्त्रीलिंग में बदलते हैं, इसका लिंग बदल के देखते हैं। लड़की किताब धीरे धीरे पढ़ती है, लिंग बदल गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, किंतु धीरे धीरे शब्द नहीं बदला। ये धीरे धीरे अव्यय है। एक और उदाहरण ले, वचन बदल करके देखते हैं। लड़के किताब धीरे धीरे पढ़ते हैं, इसमें वचन बदल दिया गया, एक वचन से बहुवचन में वाक्य को बदल दिया गया, किंतु धीरे धीरे नहीं बदला। इस तरह स्पष्ट है कि ये धीरे धीरे एक अव्यय है। अव्यय के 5 भेद बताए गए हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। बच्चों, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी अगली कक्षा में यदि आवश्यकता हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और यहीं पर मैं कक्षा ख़त्म करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को शब्द और पद के बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपने ठीक से समझा होगा। फिर भी अगर कहीं प्रश्न हो तो बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।